आम आदमी का मसला नहीं बजट में आता। पाकिस्तान बना था जब, अब उतनी लो ग्रोथ हो गई है। हमें रोज बताते हैं कि यार अब आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मुझे अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा है? 3 में से 1 बंदा जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही। लोगों के हालात टाइट, मैंने तो अपने पिछले 20 साल में नहीं 10 करोड़ लोग जो है इस वक्त बिलो द पॉवर्टी लाइन है। 45% ऑफ आवर पॉपुलेशन। आपने गरीब आदमी की कमर तोड़ी है, उस पे आपने टैक्स हर जगह थोपा है। अमीर आदमी जो उसकी मरात है हुकूमत की, उसकी है, उसको तो आपने कम नहीं की। सूबों की क्या कोई शाख खर्ची कम हुई है? गुर्बत बढ़ती जाएगी, मिडिल क्लास कम होती रहेगी और गरीब जो है वो पिसता रहेगा। अनफॉर्चुनेट है। प्राइम मिनिस्टर के जाके किसी और मुल्क के अमीर हैं उनसे मिलने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लोकल एंटरप्रेन्योर लाता है। आधे पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान ले जाती है टैक्सेशन में। आईपीपी बना के गए 1 पैसे सिर्फ, उसके अलावा वो भी निचोड़ा आपने। बाकी उन्हें पैसा क्या बनाया है? 1 साल तक टैक्स रेट कम करने चाहिए थे। अब बताना चाहिए था अगले 5 साल में मैंने टैक्स रेट इतना कम कर देना है। दूसरा अगर कर भी लें तो यार लोग कहेंगे यार अभी साल 2 साल बाद पता नहीं क्या होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लगती है? जीरो। जितने आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं, इनफॉर्मल मार्केट बढ़ती जाती है और फॉर्मल श्रिंक होती जाती है। सोलर की इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, उस पर पैसे इकट्ठे होने हैं। कार्बन टैक्स गाड़ियों पे लगा दिए, वो हाइब्रिड गाड़ियों पे जो टैक्स छूट थी वो टैक्स को बढ़ा दिया उसका। तो आप चाहते क्या है? आपके साथ बहुत जाती हुई है भैया। आप ये कह रहे हैं तो आप जरा हमारी जगह पे आ जाए। आधे सेक्टर जो है 2015 की वैल्यू पे भी नहीं। गाड़ियां 2022 से इस वक्त 60% बिक रही है। उसने लिखा कि आइसक्रीम ज्यादा खा। 60,000 वाले वो तो एक अंडे वाला बर्गर खाएंगे महीने का। स्मगल होने वाला सिगरेट फ्रेश नहीं होता, वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं। सेहत के लिए तो खैर कोई सिगरेट ठीक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फरहान मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार। चंद दिन पहले बजट आया है। बहुत सारे लोगों को इसकी जितनी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया पर होती है, बिल्कुल उसको ऑपोजिट रिएक्शन मुल्क लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सड़कों पे होता है। इट्स अ नॉन इवेंट फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी। वो कहते हैं यार सानू की। आज मैंने अपने स्टूडियो में अली खिजर साहब को लाहौर से बुलवाया। अली खिजर हमारे पास अक्सर आते भी रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस रिकॉर्ड के हेड ऑफ रिसर्च हैं और बड़ी कड़क और सीधी बातें करते हैं। आजकल कड़क और सीधी बातें करने वाले लोग कम रह गए। आज हम इनसे सीधी सीधी बात करेंगे कि why is the budget a non-event for an average पाकिस्तानी, और क्या ये ठीक है? अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कराची। थैंक यू जी। कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। थैंक यू। बिजी टाइम्स फॉर यू? बिजी टाइम है जी, बट जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि बजट आम आदमी के लिए नॉन इवेंट है, टू बी ऑनेस्ट ये बजट जो है हम जैसे एनालिस्ट के लिए भी नॉन इवेंट ही हो गया। मैं आपको अभी मैं अपने टीम के मैसेजेस सुनाऊँ, जब बजट स्पीच करने के बाद समझ आ रही थी, उन्हें सब पूछ रहे थे कि हमने लिखना क्या है, ये क्या करना है। उससे पहले एक दिन इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, वो पिछले 9 महीने की रिपोर्ट है, वो हम 9 महीने पूरी कवर करते आए हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो नंबर आ रहे हैं उससे अगले नंबर हमें पहले ही पता है। ठीक है, चले सोशल इंडिकेटर कुछ इस तरह के चैप्टर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो ठीक है, बट बेसिक जो आपके इकोनॉमी के नंबर है वो अब तो पता ही थे। और बजट में भी जो आना है, क्या चीज़ें होना है, क्या चीज़ें, वो भी बहुत सारी पता थी और आगे क्या होना है उसका भी अंदाज़ा था। तो वो बजट कोई मेरे ख्याल है टीवी ज़्यादा बड़ा इवेंट बनाता है, इतना बड़ा इवेंट है नहीं। अली भाई चलें, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट ईयर फर्स्ट। कैसा था पिछला साल पाकिस्तानी मईशत के लिए? देखिए, लास्ट ईयर वाज बेटर देन द प्रीवियस ईयर, बट द लास्ट 3 years टेरेबल। आप एक साल उसको नहीं देख सकते। मतलब पिछले 3 साल में पाकिस्तान की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 1.7% रही है। इट इज लोएस्ट सिंस 1952। मतलब लियाकत अली खान के बाद से सबसे बुरे नतीजे। जब पाकिस्तान बना था, जब उसके पास कोई पैसे नहीं थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है जी, उस वक्त जितनी लो ग्रोथ थी अब उतनी लो ग्रोथ हो गई है और इट इज़ लेस देन योर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है और जो आपकी नई यूथ जो आ रही है मार्केट में एम्प्लॉयमेंट के लिए, उससे बहुत नीचे है कि उसको अगर नौकरी पे लगाना है तो आपको 6 से 7% ग्रोथ पे लाना पड़ेगा। तो वो इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। मैं आपसे अगर एक अली भाई, मैं इसको कोशिश करूंगा कि आई कीप इट ऐसा कि सबको समझ में आए। देखिए हमारी इकोनॉमी सिक्लिकल है। आप हम 70 सालों से देख रहे हैं, बूम बस्ट बूम बस्ट बूम बस्ट। ये जो बस्ट आया है इसके बाद भी एक और ही बस्ट ही नजर आ रहा है। मतलब वरना हमेशा तो था ना कि
1 साल बुरा गया, 2 साल बुरा गया, फिर ठक 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 4%, 5%, 6% पे जाते थे। अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि शायद ये ठीक नहीं था कि हम खामखा अपना गैसोलीन बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से हम दोबारा फंस जाते थे और इसी वजह से हम दोबारा, ये इस दफा निकल क्यों नहीं पा रहे हैं उस मडी वाटर से हम? देखें, गैसोलीन बढ़ाने की उन्होंने थोड़ी बहुत तो कोशिश की है। आप देखें कि किन सेक्टर्स को उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया। एक आपका रियल एस्टेट के अंदर बायर के ऊपर टैक्स कम कर दिया है, ठीक है जी, वो एफईडी नहीं होनी चाहिए थी, वो ख़त्म कर दी। उसका विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट चल सके, तो उसमें स्पेकुलेशन भी होती है। दूसरा, आपने स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल गेन डिविडेंड के टैक्स को नहीं बढ़ाया, और इवन म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट करता है उसका टैक्स उतना ही है। बट जो फिक्स्ड इनकम में, जो बैंक डिपॉजिट में रखता है पैसे, या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में रखता है, उसका आपने टैक्स बढ़ा दिया है। तो आपने जो एक फॉर्मल रिस्क अवर सेवर है कि जो सारा दिन नौकरी करता है या एक कारोबार करता है और उसके बाद कहता है जो मैंने पैसे बचाए हैं मैं उसको एक बैंक अकाउंट में रख दूंगा कि या किसी फिक्स इनकम फंड में रख दूंगा कि मेरे रिटर्न एक स्टेबल रिटर्न हो गए, ठीक है, और वही पैसे जो हैं वो बैंक जो है आगे कर्जा देता है, ठीक है जी, जैसे इकोनॉमी चलती है, और वो फॉर्मल सेविंग आपकी बढ़ती है। आपने उसको डिस्करेज किया और आपने कहा कि मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसको मैंने बेहतर करना है। अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए, बट स्टॉक मार्केट के अंदर जो अच्छे स्टॉक हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन होते हैं वैल्यू में। जो एडिशनल लिक्विडिटी आती है वो हमेशा छोटे स्टॉक्स में भी जाती है, वहाँ पे स्पेकुलेशन होती है। तो इनका मकसद है कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट चले ताकि उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट बेहतर हो और चले, और फॉर्मल सेविंग को डिस्करेज करें। बहुत प्यारी बात की आपने, सेंटिमेंट बेहतर हो। आपने एक जुमला कह के आप बड़ी तेजी से सेंटिमेंट है, इट्स ऑल सेंटिमेंटल। ये हाल हमारा कुछ इस वक्त ऐसे ही है अली कि हम एक अस्पताल में एडमिट हैं और डॉक्टर साहब आकर हमें रोज बताते हैं कि यार अब आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मुझे अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा अली? अच्छा, इस वक्त हमने 2 महीने पहले एक बड़ा जिस नंबर के ऊपर बड़ा ले दे हुआ कि जी 0.3% आपकी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन आई थी गालिबन मार्च के अंदर, ठीक है जी, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की लोएस्ट इन्फ्लेशन है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मई 23 के अंदर आपकी 38 पॉइंट समथिंग % इन्फ्लेशन आई थी, विच वॉज द पाकिस्तान हाईएस्ट इन्फ्लेशन, दैट्स अ फैक्ट एज वेल। तो भाई जब इतनी हाई इन्फ्लेशन होती है तो उसके बाद नीचे, आज आपको पता है श्रीलंका की इन्फ्लेशन क्या है? नेगेटिव में है। श्रीलंका की इन्फ्लेशन 50% तक गई थी, वो नेगेटिव में है। हमारी इन्फ्लेशन कुछ 38% तक गई थी, वो अभी चलो क्लोज टू नेगेटिव आ गई थी, ठीक है जी। तो ये तो एक होता है, आप इतनी हाई जब इन्फ्लेशन में जाते हैं तो लोगों की खरीदो जो वो होती है ना सकत, वो कम हो जाती है, वो चीज़ें कम खरीदते हैं, वो चीज़ों की कम इस्तेमाल करते हैं, और मार्केट में जो है सप्लाई बढ़ी रहती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। दूसरा है ग्लोबल कुछ फैक्टर्स है, उससे प्राइसेस नीचे आ गई, और वो प्राइसेस नीचे आ गई तो उसका आप भाई आप कर रहे हो, भाई ये बात तो देखो कि 3 साल 4 साल में आपने कितने लोग पॉवर्टी के अंदर आए, 3-4 साल में कितना मिडिल क्लास सफ़ेद पोश लोअर मिडिल क्लास में चला गया, 3-4 साल में लोगों के किस तरह के खर्चे कम हुए, लोगों ने अपने जो ऑपरेशन होने थे वो नहीं कराए, लोगों ने अपने बच्चों को कॉलेज स्कूल बदल दिए, लोग गाड़ी से मोटरसाइकिल पे चले गए, लोग घर में एसी कम चलाने लग गए, और सो एंड सो फोर्थ। ये आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये जितने लोग देख रहे हैं उनमें मेजॉरिटी जो अगर मिडिल क्लास है तो उसने ये फील किया है। अब इस सब के बाद ये कहना कि यार बहुत अच्छी हो गई हैं चीज़ें, ये तो फिर वो कहते हैं ना, वो जख्म पे जो नमक छिड़कने वाली आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। अभी जो हम अभी इस पॉडकास्ट से पहले भी हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे साकिब शिरानी का, जो हमने डिस्कस किया, उसमें उन्होंने बड़ा एक खौफनाक डायरेक्शन में इशारा किया स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में। उन्होंने कहा है कि स्टेबिलिटी तो आ ही जाती है आईएमएफ प्रोग्राम के बाद, आईएमएफ प्रोग्राम में जाते ही इसलिए कि स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन इस स्टेबिलिटी की जो कॉस्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी मुआशी इस्तेकाम की वो कीमत आवाम ने अदा नहीं की जो इस दफा हुई है। और उसके लिए उन्होंने 2 नंबर्स कोट किए हैं। आप जरा बताइए वो 2 नंबर्स क्या हैं और वो कितने सिग्निफिकेंट हैं? देखिए जी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 22% पे पहुंच गया है, ठीक है, द हाईएस्ट एवर, परहैप्स इज द हाईएस्ट एवर मेरे ख्याल में, ठीक है, क्योंकि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के जो ऑफिशियल नंबर होते हैं वो नीचे होते हैं, और यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट
29% तक है। 3 में से 1 फारिग है। यानी कि 3 में से 1 बंदा जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही। माय गॉड। ठीक है जी, ये हाल चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज वो बताइए कि 10 करोड़ लोग जो है 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 80 लाख नहीं सॉरी हाँ 10 करोड़ 10 करोड़ लोग जो है इस वक्त बिलो द पॉवर्टी लाइन है। 45% ऑफ आवर पॉपुलेशन। 45 पर 10 करोड़ ये कभी हुआ है पहले? इतने लोग ही नहीं होते थे पहले। नहीं 45% ऑफ पॉपुलेशन। मेरा नहीं ख्याल कभी हुआ ऐसे। पाकिस्तान के अंदर इतने लोगों के हालात टाइट मैंने तो अपने पिछले 20 साल में नहीं देखे। अली सबसे इम्पोर्टेंट अभी बिफोर वी गेट इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ द बजट एंड सीइंग कि ये डायरेक्शन क्या है, एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर आदमी ऑन द स्ट्रीट जानना चाहता है, क्या ये तासुर ठीक है कि एक आम आदमी को का बजट से क्या लेना देना? ये तासुर ठीक है अली? वो बजट इवेंट लोगों के लिए कैसे हो सकता है? बजट उस वक्त लोगों के लिए इवेंट हो जब उनके लिए या तो भाई आप सैलरी का टैक्स जो है वो आप कोई कर देते, जिस तरह आप मिफ्ता साहब एक दफ़ा करके गए थे 2018 में, वो ठीक ठाक करके गए थे, दैट वाज समथिंग। अभी ये क्या आपने किया कि 2 से 7 हज़ार रुपये बढ़ा दिया कि चलो बच्चों के साथ आइसक्रीम खा ले। हमारा दोस्त है ना मैं सफदर, उसने लिखा कि आइसक्रीम ज्यादा खा लेंगे। आइसक्रीम ज्यादा और जो 60,000 वाले हैं वो तो एक अंडे वाला बर्गर खाएंगे महीने का। हाँ वो अंडे वाला बर्गर खा लेंगे उससे। इतना जबरदस्त रिलीफ दिया है तो वो तो नहीं मैं ही कह रहा था। अच्छा इसमें एक और बड़ी मजे की बात है, ये रिपोर्ट भी हुई है कि जब बजट आ रहा था तो हुकूमत के एम्प्लॉइज की तनख्वाह जो है ना 6% बढ़ रही थी। ठीक है जी, तो उस पे एक मिनिस्टर अलीम खान साहब वो आके फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जरा वो उनकी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, हमने रोड पे जाता है, आप टेक्नोक्रेट है, आपको क्या पता। प्राइम मिनिस्टर की बात की जी 10% बढ़ाए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है 6 से 10% कर देते हैं, और सैलरी वालों की जो लोएस्ट क्लास की डिडक्शन जो ज़्यादा उन्होंने की हुई थी उसको उसमें से थोड़ा काट देते ताकि पैसे आ जाए। प्रायोरिटी है ना। अच्छा बाय द वे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली के 300-400 गुना इजाफे के ऊपर, लेकिन यू एंड आई बोथ नो कि रियल टर्म्स में वो एक कहने के लिए तो एक अच्छा एक टॉपिक है, स्पाइसी टॉपिक है, लेकिन उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं जो आपसे समझना चाह रहा था कि गवर्नमेंट के इन एक्शंस का क्या वाकई आम आदमी को असर पड़ता तो है ना? मतलब मैं भी एक मोटा हिसाब कर रहा था अली, एंड आई वांट यू टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 970 अरब रुपए, समझो 1000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को रन करने का साल का खर्चा इस दफा रखा गया है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तकरीबन एक दिन के 2.5 से 2.25 अरब रुपए बनते हैं। ये क्या है? ये जायज है, नाजायज है, ज्यादा है, कम है? हमारे जैसे जीडीपी वाले ममालिक के हिसाब से ये कैसा नंबर है? देखिए हमारे जैसे जीडीपी के हिसाब से ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा है। और लेकिन एक सिंबॉलिक चीज़ होती है ना कि आपने ऑस्टेरिटी करनी है, ऑस्टेरिटी बाय बेल्ट टाइटनिंग करनी है। ठीक है जी, बेल्ट टाइटनिंग करनी है, अपने अपना वजन कम करना है, सारा कुछ करना है। ठीक है जी, ये काम उसके लिए अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ऊपर से शुरू करो और अमराज जो है जो आपके लीडरान की, अशराफिया की है, जो अफसरान की है, जो प्राइम मिनिस्टर और उससे नीचे पार्लियामेंटेरियन सब की है, उसको आप कम करो। ठीक है, आप क्या करते हो, अब घी पे और चीनी पे टैक्स लगा देते, जीएसटी लगा देते, जो कि दूध पे टैक्स लगा देते हो, जो कि गरीब को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। मेरी बात सुने, घी, चीनी, दूध आपके घर में भी तकरीबन इतना ही इस्तेमाल होना है जैसे ये पीछे कैमरामैन है इसके भी होना है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना। पीडीएल 120 रुपए हम दे रहे हैं, बाइक वाले यूज कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ ज्यादा फर्क नहीं होना। चले वो उसमें तो है, गाड़ी बड़ी में ज्यादा होता है, छोटी में कम होता है, मोटरसाइकिल में कम होता है, घी तेल, ठीक है, ये उतना यूज होना है। तो अगर वो कमाता है लाख रुपए, आप कमाते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है जी, ये चले प्रोपोर्शन में इतना फर्क होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा उसकी कीमत बढ़ने से या उस पर? बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने गरीब आदमी की कमर तोड़ी है, उस पर आपने टैक्स हर जगह थोपा है,
उसकी बिजली की कीमतों पे भी टैक्स थोपा है, उसके पेट्रोल पे भी टैक्स थोपा है, उसकी हर तरह की कंजम्पशन पे भी थोप दिया है, वो बच्चे के दूध पे भी थोप दिया है, हर चीज पे कर दिया है। और अमीर आदमी जो उसकी मरात है, खास तौर पे ये जो हुकूमत की उसकी है, उसको तो आपने कम नहीं किया। और सिर्फ सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, सूबे उससे ज्यादा है। सूबों की क्या कोई शाखर्ची कम हुई है? बिल्कुल ठीक, उस पर तो हम बात ही नहीं करते। उस पे तो हम बात नहीं कर 60% जो आपका मेरा टैक्स कटता है वो तो सूबे ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, उस पे तो बात ही नहीं करते। तो भाई अगर आप वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक आप जो हुकूमत के चलाने के निजाम है उसके ऊपर टॉप के लोगों पे आप ऑस्टेरिटी नहीं कर रहे, तो आप किस मुंह से नीचे के लोग पे कर रहे हैं? ये एक मॉरल क्वेश्चन है। अली मॉरल क्वेश्चन भी है और ये फाइनेंशियल क्वेश्चन भी है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट इट्स बीन 16 इयर्स, 14-15 इयर्स, 14-15 साल हो गए 18वीं इतना ही है बिल्कुल। अब फेडरल गवर्नमेंट बजाहिर एक सिंबॉलिक सी गवर्नमेंट है, पैसा भी सारा सूबों के पास है, मामलात भी सारे सूबों के पास है, राइट, जिम्मेदारी सारी उसके पास है, जिम्मेदारी उसके पास है, लेकिन उसका खर्चा 2.5 अरब एक दिन का, हाँ, ये सिंबॉलिक नहीं है, ये ठीक ठाक खर्चा है, मतलब ठीक ठाक खर्चा है। और तो ये जो अब इसी तरह मैं देख रहा था कि तकरीबन फिर 1000 अरब रुपए इनकी जो सब्सिडीज और ग्रांट्स की मद में भी रखे गए। हाँ वो भी है, वो भी एनर्जी में, इसमें ज्यादा सब्सिडी एनर्जी के अंदर है, और बीआईएसपी में होगा। नहीं, बीएसपी तो अलग है, बीएसपी अलग है। है। तो मैं समझना ही चाह रहा था कि बेल्ट टाइटनिंग आपको नजर आई इस दफा या नहीं नजर आई? कुछ हुकूमत ने अपना भी पाउंड ऑफ फ्लैश दिया? नहीं दिया। 6% से 10% सैलरी इंक्रीज हो गई, ऊपर बड़े लोगों की मराद बढ़ गई, ठीक है जी, 600%। तो मुझे बताएं, मुझे आप बेल्ट टाइटनिंग बता दें किधर से हुई है। और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट का खर्चा भी 15-16% बढ़ गया। तो मुझे बता दें आप बेल्ट टाइटनिंग किधर हुई है। ये अली क्यों हो रहा है? ये क्यों, मतलब व्हाट इज द माइंडसेट? आप मिलते होंगे, आप लाहौर में बैठे हैं, आप तो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, अली ये डिस्कनेक्ट है या ये एब्सोल्युटली डिस्कनेक्ट है यार। आप या उनको कोई परवाह ही नहीं है? मतलब परवाह उनकी इतनी है कि यार वो उनसे वोट लेना है, या वो भी नहीं है या वो इतना ना हो जाए कि वो रोड पे आ जाए और संभले ना। लेट भी इतनी परवाह तो है ना, थोड़ी बहुत नहीं। पॉलिटिकल लीडरशिप को अभी भी परवाह है वोट की, वो चाहते हैं उनका वोट रिवाइव हो, वो शर्मिंदा होते हैं कि उन्हें वो फॉर्म 47 पे आए हैं। वो कोशिशें करते हैं, पंजाब में भी इस बजट में कोशिश नजर आई आपको? नहीं, बजट में नहीं, वो गवर्नमेंट छोटी छोटी चीजों में नजर आता है उनकी कोशिश। बाकी बड़े लोगों की जो और हैं उनकी भी कोशिश है कि अवाम के साथ जरा उनका ताल्लुक बेहतर हो, जो अवाम नाराज है वो कम हो, बट उससे ज्यादा नहीं है। और मैं बात बताऊं, ये हमारा जो मीडिया है, हमारा टीवी है, ये चैनल है, अखबार है, ये सिर्फ मिडिल क्लास के रोने रोते हैं। मसलन हमारे मुल्क में, बजट से बाहर जाके बात कर रहा हूँ, जो रिसेंटली जो बहुत बड़ा इशू बना जिस पे गवर्नमेंट को कोल्ड फीट हुआ, वो सोलर नेट मीटरिंग की रिवीजन थी। सोलर नेट मीटर रिवीजन होता है, मेरा नुकसान होता है पर्सनली, लेकिन मैं इस फेवर में हूँ कि वो नेट मीटर रिवाइज हो, क्योंकि असूल की बात है। आपके मुल्क में जितना सोलर आया है उसका सिर्फ 20% नेट मीटरिंग में, 80% नेट मीटरिंग में नहीं, नंबर 1। तो ये सोलराइजेशन को नहीं कम करता। नंबर 2, नेट मीटरिंग सिर्फ आपका 3 फेज मीटर वाले को मिलती है, और 3 फेज मीटर वाला जो है 10 मरले, एक कनाल या 250 गज या 500 गज के छोटे घर में नहीं रहता। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। आपने उसको एक रेट दे दिया जो बहुत लुक्रेटिव है, और आप उसकी वजह से बाकी लोगों की कीमत बढ़ रही है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो लोग हो जो नेट मीटर के बगैर सोलर या ग्रिड पे हैं। लेकिन आपने इतना शोर मचाया, और उसमें कुछ पॉलिटिशियंस ने भी बहुत शोर मचाया, उस पर कुछ कमेंटेटर्स ने भी शोर मचाया, गलत शोर मचाया। अशराफिया का मसला था, अशराफिया का मसला था, मिडिल क्लास का मसला था, और अर्बन मिडिल क्लास का मसला, अर्बन मिडिल क्लास का मसला। तो वो कराची के लोग, लाहौर के लोग, मुल्तान के लोग, फैसलाबाद के लोग, इस्लामाबाद के लोग, हर जर्नलिस्ट के घर लगा हुआ है, बिल्कुल, हर पॉलिटिशियन के घर लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो वो बड़े जज्बात से आए। हाँ, हालांकि इकोनॉमी के लिए कोई मसला नहीं था। अच्छा, और एंड में रोका पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग हुकूमत के करीब है, उन्होंने इन्वर्टर्स की बहुत बड़ी इन्वेंट्री खड़ी की हुई थी। सोलर पैनल तो बिक जाएंगे, इन्वर्टर तो इस पे लगेंगे। बिल्कुल सही। तो ये भी एक बात है। बाय द वे इस वक्त तो मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूँ कि आम आदमी का मसला नहीं बजट में आता, आम आदमी या टीवी पे नहीं आता। आम आदमी से हटके कुछ बहुत खास लोगों की तरफ जाते हैं।
SIFC के लिए ₹0 का प्रोविजन है इस बजट? SIFC देखें, एक पिछले 50 करोड़ था, फिर रिवाइज होके बिल्कुल कम हुआ, फिर अब 0 है। इस दफा कोई प्रोविजन मेरे ख्याल में SIFC और उसकी जो लॉ, उसको जो लॉ में स्ट्रेंथ देना चाह रहे थे, और जो सॉवरेन वेलफेयर फंड वगैरह थे, वो IMF ने उस पर इतराज़ किया। IMF देखिए, IMF ये कहता है कि भैया फरहान ने आके कारोबार करना है पाकिस्तान में, ठीक है जी। अब फरहान ने कारोबार करना है और एक अली खजर ने करना है। फरहान की एक्सेस है SIFC पे, अली खजर की नहीं है, तो फरहान को एक एडवांटेज हो गया। वो कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड करो। क्यों भाई, सबको एक फील्ड दो। आपने जो भी प्रोसेस करने हैं वो बेहतर इतने कर दो, सबके लिए बेहतर कर दो कि फरहान अली खजर दोनों को एक लेवल फील्ड में मिले। एक्सेस क्यों चाहिए? अच्छा, SIFC का कुछ फायदा भी है। SIFC का ये फायदा है कि मसलन एक कंपनी है, कोई भी खाने पीने के काम में है, उसको फूड क्वालिटी डिपार्टमेंट से और क्वालिटी स्टैंडर्ड से, FBR से, प्रोविंशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इन सब के साथ उसको डील करना पड़ता है, और वो एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, ठीक है, या उसको तंग करते हैं। वो SIFC के पास चला जाता है, SIFC इन सब को फ़ोन करते हैं, तो वो जायज़ काम जो सिर्फ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की आपस की इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से डिले होते हैं, वो SIFC ठीक कर देता है। अब SIFC से कहे कि मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट लाए, वो तो नहीं लेके आएगा, ना वो प्राइम मिनिस्टर ला सकता है, ना और कोई ला सकता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ कारोबारी आदमी ला सकता है। बिल्कुल ठीक। स्टेइंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या रहा FDI पिछले साल? बात अब नंबर 1.5-2 अरब डॉलर है, बस जो पिछले साल था उतना ही था। कुछ तो इन्वेस्टमेंट तो खास नहीं आ रही। इन 4 सालों में कोई नंबर में कोई, ये तो 1.5 तो हमेशा से ही आती है, इतनी तो आई जाती है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। जब तक डॉलर्स आएंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? आपका सब्जेक्ट है, आप बताइए। नहीं, इन्वेस्टमेंट को प्राइम मिनिस्टर के या किसी और के जाके किसी और मुल्क के जो भी उनके अमीर हैं उनसे मिलने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमने देख लिया है, ये हमने देखा। और इसमें उनकी कॉम्पिटेंस या इनकॉम्पिटेंस का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं आती। इन्वेस्टमेंट कैसे आती है? इन्वेस्टमेंट हमेशा लोकल एंटरप्रेन्योर लाता है। आपके मुल्क के अंदर मियां मंशा, अली तबाह, हुसैन दाऊद, ठीक है, आरिफ हबीब, बड़े मफ्ता इस्माइल, ये सारे लोग जो हैं, ये जब तक ये कारोबार अपने एक्सपैंड नहीं करेंगे नहीं आएगी। ये नया कारोबार लाएंगे, उसमें जाके बाहर से कोई जॉइंट पार्टनर लाएंगे, उसको लाएंगे, कहेंगे ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। नेस्ले पाकिस्तान में कैसे आया था? ठीक है, आज से 40 साल पहले गालिबन सैयद बाबर अली उसको लेके आए थे, और आज देखें कितना फल फूल गया वो। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ये लोग लाएंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, फिर बाहर से वो इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, लोन भी लाएंगे, और होगा। ये लोग तो जितना मुझे पता है पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही सवाल है कि अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो क्यों पाकिस्तान से बाहर पैसा क्यों लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त अपना जो भी इनकम बनाते हैं उस पर 29% इनकम टैक्स देते हैं बड़ी कंपनियां, 10% सुपर टैक्स देती हैं, फिर अगर डिविडेंड निकालते हैं उस पर 15% देते हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ इस तरह इतना पैसा वो करते हैं। पाकिस्तान से बाहर जा ले जाते हैं पैसा, उसकी एक कॉस्ट है ले जाने की, वो ले के चले गए, उसके बाद दुबई में चले गए, 15% आपने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दिया, अल्लाह खैर सलाह, फारिग हो गए। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन को आपने डिसइंसेंटिवाइज कर दिया है कि यहाँ पे कोई एक नई कारोबार लगाता है तो उसके बाद उसको रिटर्न ही नहीं मिलते, उसके आधे पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान ले जाती है टैक्सेशन में। और वो एक जो है, जब वो बाहर लेके जा रहा है तो बाहर वाला कैसे लेके आएगा? फरहान भाई, आप कहते हैं कि जी रफ्तार में फलाह बंदे को रखवा दो, फलाह बंदे को वो मैं करता हूँ, फलाह बंदा जाके आपके एम्प्लॉय से बात करता है, कहते हैं यहाँ से तो सब छोड़ के जा रहे हैं। सही बात। तो फिर आपके पास क्यों आएगा वो? बिल्कुल सही बात। लेकिन इसके एक स्टेप अगर हम पीछे जाएं, आपने बात की कि लोकल प्लेयर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इफ आई एम करेक्ट, इफ आई एम रॉन्ग, मुझे फिर सही कीजिएगा, लेकिन I'm a स्टूडेंट, आप माहिर हैं इसके। मैं भी स्टूडेंट ही। अच्छा, कि ग्रोथ इकोनॉमी में दो ही तरीके से आती है। एक तो ये होती है कि इन्वेस्टमेंट आ जाए, दूसरा होता है कि हुकूमत पैसा खर्च करती है। हाँ,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, पीएसडीपी एक बहुत बड़ा हेड है जिसके जरिए गवर्नमेंट ग्रोथ को स्पर करती है। वो तो डेड का डेड है। पीएसडीपी देखिए फेडरल तो बहुत लो है, प्रोविंशियल भी थोड़ा नीचे आ गया है। तो हम पैसे, जब हुकूमत भी अपनी इकोनॉमी में पैसे नहीं लगा रही, हुकूमत के पास है ही नहीं पैसे लगाने को। प्रॉब्लम ये है कि वो तो कर्जा इतना है कि वो लगा ही नहीं सकती। जहाँ पे भी कटौती होती है इधर ही कटौती होती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात से नहीं आ रहा। तो ये जो एक अजीब डेडलॉक है इस वक्त कि बाहर वाला लोकल को देख रहा है, लोकल हुकूमत को देख रहा है, हुकूमत फिर आईएमएफ को देख रही है, और वी आर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर एंड नोबडी इज एक्चुअली पुटिंग इन द मनी। सो इस तरह हम इस डेडलॉक को टूटेगा कैसे? ये डेडलॉक, इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए आपको अपनी फिस्कल कंसोलिडेशन अगर आपने अचीव कर ली है, आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल आपने किया है, तो आपको इस साल तक टैक्स रेट कम करने चाहिए थे। नहीं, अब बताना चाहिए था अगले 5 साल में मैंने टैक्स रेट इतना कम कर देना है, वो नहीं किया। नहीं किया, डायरेक्शन भी नहीं दी। तो ये करना पड़ेगा ना। तो दूसरा अगर कर भी लें तो यार लोग कहेंगे यार अभी 1-2 साल बाद पता नहीं क्या होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात। देखिए अभी भी जो मर्जी कह लें, पाकिस्तान में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लगती है? जीरो स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बगैर तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर देखें पिछले 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट आई उसने कितना आया। किसी दिन आप टेल्को वालों को बुला लें, वो आमिर इब्राहिम साहब आजकल बजट के बारे में भी बातें करते फिरते हैं, उनको बुला लें, उनसे पूछे जी वो जैज़ के जब ये मोबिलिंक आया था तो कितने पैसे लगे थे, आज उनके पास कितने पैसे हैं। ठीक है जी। आप किसी भी बैंक को बुला लें जो पाकिस्तान में जब इसने बड़ा इन्वेस्ट किया था वो किधर है। आप किसी ENP कंपनी को बुला लें, वो किधर है। IPPs को भी चले पैसे IPPs बना के गए, एक पैसे सिर्फ, उसके अलावा वो भी निचोड़ा आपने, ठीक है ना, वो बना के तो गए, ठीक है ना। बाकी उन्हें पैसा क्या बनाया है? जब पैसा बना ही नहीं, बाहर से के इलेक्ट्रिक जिस पे आपने बड़ा शो किया था और आपने बड़ा उसको कई चीज़ों पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बट के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर जो 20 साल से हैं इस वक्त, सऊदी के कुछ इन्वेस्टर है, उन्होंने एक पैसा डिविडेंड नहीं उठाया, दिया ही नहीं कंपनी ने, है ही नहीं पैसा। तो शेयर होल्डर ने तो कुछ नहीं बनाया भाई। तो जब इस तरह देखेंगे, जब शेयर होल्डर पैसा नहीं बना रहा बायर वाला, तो और पैसा और उसकी कंपनी, उसके एसेट की वैल्यूएशन डॉलर में बहुत नीचे आ गई हुई है, तो फिर वो क्यों इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी? तो अली बेसिकली तो फिर ये हमारे जो आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया का प्रॉब्लम है कि आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं। बेसिकली तो हमारा ये प्रॉब्लम है ना हमेशा से। और आमदनी भी डॉलर की आमदनी बेसिकली। तो ये मसला तो अभी हल होते हुए कुछ अगले 2-3 साल में तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल अभी फिलहाल नजर कम से कम इस बजट में तो नजर नहीं। इस बजट ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। ये साल ऐसा ही है, ये 4.2% की ग्रोथ जो है ये नहीं आनी। अच्छा, आप वैसे रिवाइज होगी क्या रहेगा 2.6 जो बताया है? ये सबसे मजे की बात ये है कि इस साल की ग्रोथ इन्होंने दिखा दी जी 2.68%। इसका मतलब है कि जो आखिरी क्वार्टर है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, जो हुआ भी नहीं है पूरा, और महीना तकरीबन इस नंबर को आ गए हैं, यानी कि 1 महीना के डेटा पे उन्होंने ये निकाला, प्रोजेक्ट किया कि इस क्वार्टर की ग्रोथ 5.3% होगी। अच्छा, यहाँ पे हम रुकते नहीं हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड यूटिलिटी सेक्टर जो है, जो पहले 9 महीने में नेगेटिव है, वो 28% से ग्रो करेगा। इसका मतलब है कि आखिरी 3 महीने में बिजली की कंजप्शन 100% से ऊपर ग्रो करेगी, डबल हो जाएगी। फिर आपने कहा कि लाइफ स्टॉक जो है आपका, क्रॉप्स वगैरह जो है वो आपकी -13% पे है, लाइफ स्टॉक जो है आपका 5% से ग्रो करेगा। गधे माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत है, गधे बढ़ा देंगे, गधे हैं बहुत है ना, बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करी जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये आपने कुर्बानी के गोश्त पे भी बात की, तो वो हम वो भी करते हैं। और मजे की बात देखें, आपने गोश्त की बात की, और कभी आप फूड के ऊपर बात करें तो प्रोटीन इंटेक की बात करें। प्रोटीन इंटेक बड़ी जरूरी होती है। ठीक है जी, मैं तो अपनी हेल्थ रिजीम को देख रहा हूँ तो मैं तो बहुत क्लोजली देखता हूँ। तो जी प्रोटीन इंटेक के अंदर आपके पास जो सबसे सस्ती प्रोटीन है वो क्या है? अंडे और मुर्गी। मुर्गी के ऊपर टैक्स है बिल्कुल। और महंगी प्रोटीन क्या है? रेड मीट, बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त। ठीक है जी, उस पर टैक्स नहीं है। बिल्कुल सही है। अगेन पॉलिसीज, दूध पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है। इसी तरह का कुछ यहाँ पे वो जो है बकरे के गोश्त पे टैक्स नहीं है। नहीं, लेकिन इसी तरह का कुछ यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि एक तरफ आपने कार्बन टैक्स लगाया फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। अच्छा, बंस पे आपने टैक्स छोड़ दिया, जो कार्ब्स है निरे। हाँ, ठीक है जी, कार्ब्स खाया। हाँ, कार्ब्स खाए दबा के, बंस पे छोड़ दिया इन्होंने, गोश्त पे लगा दिया। गोश्त पे नहीं है। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि
मतलब गोश्त का मतलब है छोटे गोश्त, नहीं व्हाइट मीट पे, व्हाइट मीट। अच्छा, पे। इसी तरह का आप देख रहे हैं कि कार्बन टैक्स लगाया है फॉसिल फ्यूल्स पे, पेट्रोल, इन सब चीजों के ऊपर, और उधर सोलर के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। हाँ, एक तरफ आप पैसे कलेक्ट करने हैं ना। हाँ वैसे इनका आपस में शायद इतना ताल्लुक नहीं है। सोलर पे लगाया है, सोलर पे कहते हैं जी दो कितना परसेंट ऑफ द सोलर प्लेट्स आर लोकली? बहुत थोड़ी हैं और वो आप ही नहीं, आप सोलर भी नहीं है, तो वो होनी भी नहीं थी। बेसिकली सोलर की इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, उस पर पैसे इकट्ठे होने हैं, वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और दूसरा ये थोड़ा सा फीजिबल ही नहीं रहेगा भाई, उसको डिस्करेज भी कर रहे हैं, ग्रिड नहीं चलता, ग्रिड नहीं चलता, इसमें डिस्करेज भी कर रहे हैं। तो ग्रिड कार नहीं चल रहा है, डिस्करेज कर रहे हैं, फिजिबल तो रहेगा, सोलर नीचे बहुत आगे और भी आता रहेगा। तो अभी तो बैटरीज का भी, लेकिन आपने कार्बन लेवी लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे, और आपने उस पर वो आपने टैक्स लगा दिया, वो जी कार्बन टैक्स गाड़ियों पे लगा दिया 1%, 2%, 3%। दूसरी तरफ आपने जो वो हाइब्रिड गाड़ियों पे जो टैक्सी छूट थी, वो टैक्स वो बढ़ा दिया उसका। तो आप चाहते क्या हैं? कहना क्या चाहते हो भाई? नहीं, दिस इज एग्जैक्टली, यू हैव कवर्ड बजट्स फॉर हाउ मेनी इयर्स नाउ? 20 years, 15, 20 years? हाँ, मतलब मैंने 2005 में मैं मार्केट में आया था और 2009 से बिजनेस 20 साल हो गए। इस तरह का ये वैसा ही बजट है जैसा हमेशा पेश होता रहा है, या इस दफा आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि वो कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going? यार इस दफा की जो स्पीच थी ना, वो भी बड़ी ब्लैंड थी, मतलब, और जो स्पीच की डिलीवरी जो थी वो भी बड़ी उनकी हल्की डिलीवरी थी। उसमें उर्दू के इतने मुश्किल लफ्ज थे, वो सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे थे। वो अंग्रेजी में बोल देते, और फिर सुनाई तो नहीं दे रहा था। हमारे ऑपोजिशन के लोग भी बड़ा शोर मचा रहे थे। तो बजट की स्पीच में बिल्कुल मजा नहीं आया, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये मेरी पूरी टीम कह रही थी, मेरे कितने दोस्तों ने कहा है कि यार ये मजा ही नहीं आया स्पीच का कोई। Does the finance minister, सख्त बात कहने लगा हूं, पता नहीं आप क्या जवाब देंगे, does he look out of sorts to you? यार देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, मैं अगर उनके शूज में जाऊं तो वो आए, बड़े जूते तो नहीं पहन लिए उन्होंने? मैं बताता हूँ ना, जब मेरी अपनी सोच है, गलत भी हो सकता है, मतलब वो हो सकता है उनकी डिफरेंट हो, मैं तो अपना एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर आए, ठीक है जी। फाइनेंस मिनिस्टर को दो जगह से सपोर्ट थी, एक तो पीएमएलएन फैमिली, रमदे साहब, ये वो सपोर्ट थी उनके पास, ठीक है। 6 महीने से पीएमएलएन के लोग कह रहे थे ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, उन्हें ये भी पता था कि हमारी हुकूमत आएगी और ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। दूसरी सपोर्ट आपको पता है उनको कहाँ थी? जी बिल्कुल ठीक है जी। तो वो आ गए, बन गए। वो लोग वो कह रहे हैं राना सना साहब के वो उसी कबीले के हैं जिसके फैसल वावडा हैं और मोहसिन नकवी हैं। बहरहाल कबीला उनका इधर भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों कबीलों के, दोनों कबीलों। अच्छा, बहरहाल वो लग गए बीच में। आपको पता है हमारे डार साहब जो है वो इन एक्शन आ गए, वो बहुत सारी चीजें वो भी देखने लग गए, वो बीच में आ गए। अब इनके पास दो चॉइसेस थी, एक डार साहब से लड़ते, इनसे करते, और उनका वो हाल होता जो मिफ्ता भाई का हुआ। दूसरी चॉइस थी वो छोड़ जाते, और तीसरी चॉइस थी जो वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने मतलब एक अपने लिए उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। सो मैं टेकन अ वाइज डिसीजन, आई वुड से दैट। अब वाइज मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन बाकी क्या थी। इस पे मैं जवाब दूंगा कि नौकरी कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। तुम कोई काम क्यों नहीं करते, तो फिर छोड़ देते। मसला कहने का ये है कि एक जो चीज मुझे बड़ी बेबस नजर आ रहे हैं, वो मतलब ज़हीन आदमी तो यकीनन है, वो है ज़हीन आदमी है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और जो उनका मीडिया इंटरेक्शंस हो रहा है, आप उसमें वो बिल्कुल he seems out of sorts। मतलब पिछले साल जब बजट आया तो सैलरी की इन्होंने काफी जो है ना वो ले दे कर दी थी। मैं गलत इस्तेमाल करने लगा था, टीवी पे आ जाना था तो वो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, नॉन सैलरी पे भी बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, ठीक है जी। तो उस पे कुछ 4-5 दफा तो मेरे सामने हो चुका है बजट के बाद कि जी उनसे बात हुई, लोगों ने उस पर इतराज किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। और भैया आप ये कह रहे तो आप इधर हमारी जगह पे आ जाए, वहां पे किसी और को बैठने दें। मतलब आपके पास पाई नहीं है। पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये ही सीम्ड प्रीटी आउट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, आप तो एक तो हर एंकर के लिए वो जो भी एंकर उनसे सवाल कर रहा है वो कह रहे हैं आप तो सब जानते हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो बहुत अजीम आदमी हैं। मैंने कॉन्फ्रेंस में 2 दफा मेरे साथ हुआ है, बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने हाथ खड़ा किया, अली खिजर साहब आपको तो सारी इकोनॉमी का पता है, आपके पूछ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड लाइन होती है, स्टैंडर्ड लाइन है। वो मक्खन थोड़ा लगा दिया ताकि डिसआर्म हो जाए। अच्छा नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो ही इज ओवरसीइंग, मेरी आपसे याद है भी 2 दिन पहले फोन पे ही बात हुई, ही इज ओवरसीइंग प्रोबब्ली द वर्स्ट ग्रोथ साइकिल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कोई शक नहीं, उन्हें बड़ा मुश्किल टाइम मिला है, कोई शक नहीं इसमें। वेल
मिला भी है और वो कुछ शहर के लोग भी जालिम सन। नहीं, वो उनके आने से पहले मुश्किल टाइम आ गया था, ठीक। आप शहबाज शरीफ तो 4 साल थे, वो तो बेचारे 2 साल, ठीक है, ओके, दूसरा बजट है उनका, 2 साल भी नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते। मुझे ये बताएं कि हमारी बात हो रही थी, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अभी उस पर टैक्स वैक्स तो छोड़े, वो तो नहीं लगने वाला। एग्री सेक्टर की बात करते हैं। मेन क्रॉप्स की, मेजर क्रॉप्स की ये डिक्लाइन आपने मुझे बताया कि 50 में आई थी, फिर एक दफा 80 में हुआ था, फिर एक दफा 90 की दिहाई में हुआ था। हाँ, मैंने इस सदी का वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये। हाँ, 14% डाउन। हाँ। व्हाट आर वी लुकिंग एट अली? अगले साल क्या होगा? मतलब ये हमको कहाँ लेके जाएगी ये चीज? अच्छा, अगले साल अब पता नहीं क्या होता है इसमें क्रॉप्स के अंदर। जो एक चीज है आपका गंदम, व्हीट, ठीक है जी, जिसकी सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी, जो एक लिहाज से अच्छी चीज की, लेकिन जिस तरह से की उस पर बहुत सवाल है। पिछले साल आपने व्हीट की सपोर्ट प्राइस अनाउंस की 3900 पर बैग, ठीक है जी, और फार्मर ने व्हीट लगाया, वो हिसाब लगा रहा है कि जी मेरे इतने पैसे बनेंगे, ये होगा। अच्छा, व्हीट की जो हार्वेस्टिंग से थोड़ा सा पहले, ठीक है जी, आपने इंपोर्ट कर दी व्हीट सस्ते दाम, उसने मार्केट में कीमत गिरा दी, मार्केट में कीमत गिर गई, हुकूमत खरीदने नहीं आई, फार्मर मर गया। अब फार्मर मर गया, फिर भी हुआ कि इस साल उसने गंदम लगा ली। अच्छा, इस साल क्या हुआ, जब गंदम की फसल का हार्वेस्ट का टाइम आया तो आपने डोमेस्टिक जो पंजाब गवर्नमेंट के स्टॉक्स थे जो उनके पास पड़े हुए थे, वो मार्केट में रिलीज कर दिए। मार्केट में स्टॉक रिलीज कर दी, नई क्रॉप आ रही है, प्राइस गिर गई, 2200 की प्राइस आ गई। तो इस दफा तो फार्मर ने कानों को हाथ। अब बहुत सारा फार्मर होगा क्या, अगले साल वीट नहीं लगाएगा, या इतनी लगाएगा जो अपने इस्तेमाल के लिए। कुछ जगहें हैं जहाँ पे वीट की प्रोडक्टिविटी बेहतर है, जहाँ पे भी मैथ आता है कि वो लगा लेगा, और वहीं पे लगना चाहिए, बाकी जगह पे लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन होगा क्या, ये आपने जो प्रोसेस किया ना, फार्मर को जब आपने मारा, उसके पैसे नहीं बने। अब वीट से अगली जो क्रॉप लगानी है, अगले सीजन की क्रॉप जो लगानी है, उसके इनपुट के पैसे नहीं है बहुत फार्मर के पास, वो क्रॉप डिस्टर्ब होगी। पिछले साल भी डिस्टर्ब हुई, इस साल भी डिस्टर्ब होगी, साइकिल फंस गया। ठीक है जी, 13% 14% गिरा है, उसमें एक ये वजह वो कह रहा है 2.2 ट्रिलियन का लॉस हुआ है किसान इत्तेहाद वाला, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद अगले साल जब वीट के टाइम आएगा, वीट की जगह कोई और लगाएगा, कोई ए लगाएगा, कोई बी लगाएगा, कोई सी लगाएगा, किसी का कामयाब होगा, किसी का फेल होगा, 2-3 साल इटरेशन चलेगी, फिर उसके बाद कोई जो है सूरत हाल आएगी, तो आप वीट इंपोर्ट करोगे। पाकिस्तान दुनिया में वीट कंट्रीब्यूशन में उसका एक साइजेबल पोर्शन है, 6वां-7वां नंबर है। तो जब पाकिस्तान की वो जब कम होगी अपनी जो उसकी पैदावार, तो दुनिया की कीमतें ऊपर जाएंगी। जाहिर बात है, एक बड़े छठे सातवें मुल्क की सप्लाई कम होगी तो दुनिया की कीमतें ऊपर जाएंगी। वो कीमतें हो जाएगी, ऊपर वाली कीमत पे इंपोर्ट करोगे, उसका इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, फूड सिक्योरिटी पे मसला होगा, उसका इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी आएगा, फूड सिक्योरिटी। आपने कॉटन पे तो आ रहा है, $2.5 अरब की तो कॉटन मंगानी पड़ रही है। कॉटन तो चलो आप री एक्सपोर्ट करते हो ना, कॉटन आप मंगवाते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसको एक्सपोर्ट करते हो, ये तो खा जाएंगे आप, ये तो अपने खाने के लिए है ना, और इसकी कीमत भी बढ़ेगी। कॉटन की कीमत बढ़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो एक्सपोर्ट कर देनी है हमने। पर ये बात है कि दिस इज हाउ इट इज, तो वो अब यार वैसे तो चीज अच्छी है, लेकिन अगले 2-3 साल जो है ना, मतलब उसमें कोई मसले आ सकते हैं। मैंने जो रिस्क बताया, वीट इंपोर्ट का एक रिस्क है, ठीक है जी, और फिर दूसरा जो क्रॉप आप लगाते हो वो सक्सेसफुल नहीं होती, ये नहीं होता, फिर क्या होता है, तो वो अगले 2-3 साल जो है ना जरा चैलेंजिंग हो सकता है। कोई बहुत अच्छी क्रॉप निकल आए, जैसे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी किसी भी क्रॉप की सक्सेस है वो मेज़ की है। मेज़ को उर्दू में कहते हैं जी, वो मकई की है। मकई में हुकूमत का कोई रोल ही नहीं है। द ब्यूटी ऑफ इट कि 20 साल में हुकूमत की इस पे जीरो नजर थी, और मकई ने चल के ये बना दिया, बिल्कुल सही, इतनी बड़ी सक्सेस दे दी। गोल्ड क्रॉप उस मकई की वजह से जो आपका मुर्गी सस्ती हो गई, तो मुर्गी की फीड जाती है, सही बात, लोगों को सस्ती प्रोटीन मिलने लग गई, बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन पे हम आए थे ना जी, मुर्गी सस्ती हो गई। तो ये सारा कुछ जो है ये अब वो था, इस तरह कोई हम नई चीज लगाएंगे तो मिल जाए, तो विल फाइंड आउट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अदर बिग सेक्टर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का तो अल्लाह माफ करे क्या हाल है। मैंने आपको मुझे नंबर, मैं ऊपर नीचे हो जाऊं, हमने कई आर्टिकल जायचे क्या बता रहे हैं, तो आर्टिकल लिखे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आधे सेक्टर जो है
शायद अपनी 2015 की वैल्यू पे भी नहीं है, और आपकी गाड़ियां 2022 से इस वक्त तकरीबन 60% बिक रही हैं। ठीक है जी, हर और चीज़ जो है वो इस तरह नीचे है, स्वाय 2-3 सेक्टर के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज़ ठीक ठाक नीचे, हर सेक्टर के अंदर स्लैक है, यानी कि जितनी कैपेसिटी है उसकी अंडर यूटिलाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट कम है, उसकी पूरी वैल्यू चेन के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम है, लोगों की कीमतें खरीद का टैक्सेस ज्यादा है, टैक्सेस एलएसएम पे तो टैक्सेस भरपार है, 60% है, 60% कंट्रीब्यूट करता है वो तकरीबन। टैक्सेस इतने ज्यादा है उस पे। आप मुझे बताएं, एक गाड़ी जो है आपकी, एक गाड़ी जो है उस पे पता है कितना टैक्स होता है? आपकी एक फॉर्च्यूनर कितने की है? 1.5 करोड़ रुपए की है। मैं 2 करोड़ से ऊपर की है ना। आप लेने वाले ना मैं लेने वाला। तो भले कितने की हो जाए, तो भले कितने की हो जाए, तो उस पे आधे से ज्यादा टैक्स नहीं, मैं डाला नहीं लूंगा। हाँ, आधा डाला, फॉर्च्यूनर भी डाला ही है, मुझे नहीं पता। वैसे वो डाले के बाद जमाली मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, मुझे गाड़ी नहीं पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास पैसे भी होंगे ना, मैं कुछ और लूंगा। हाँ, मुझे ये गाड़ी पसंद ही नहीं है, उलट जाएगी यार, वो अजीब सी गाड़ी है, मैंने देखा है उलटते हुए। आई डोंट लाइक दैट कार। मतलब बहुत देयर मल्टीपल अदर एसयूवीज टू बाय, बट ये जो गाड़ियां हैं इन पे टैक्स बहुत ज्यादा है। इन पे 25% जीएसटी है, फिर एफईडी है, फिर विदहोल्डिंग टैक्स है, फिर इंपोर्ट के वक्त टैक्स है, ये सारा कुछ है। तो ये सब टैक्स लगा के गाड़ी नहीं बिकती। इस तरह एक तो हमारे यहाँ टैक्स इतना है, ऊपर से लोगों की परचेजिंग पावर मर गई है, तो हमारा एलएसएम को तो बहुत बुरा हाल है, बहुत और बुरा कोई हाल है। बेहतरी नजर नहीं आ रही यार उसमें कुछ जगह पे थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी, थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर होगी, बट मुझे नहीं लगता उस लेवल पे अब बहुत सारी जगह पहुंच सकेंगी जिस लेवल पे पहले थी, और कुछ इंडस्ट्री जो है वो वाइप आउट भी हो जाएंगी और वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट भी हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ पे एक आखिरी मैंने कहा था मैं इसके एलएसएम के बाद रैप अप करूंगा, लेकिन एक सवाल जो नहीं कि हम उस पर कैसे नहीं बात कर सकते, टैक्स कलेक्शन बहुत जोर दे रहे हैं औरंगजेब साहब इन्फोर्समेंट पे। इन्फोर्समेंट करके दिखाऊंगा आपको करके दिखाऊंगा, इन्फोर्समेंट से पैसे ला के दिखाऊंगा। बुलाए ना आप राशिद लंगड़ियाल साहब को, वो कल किसी टीवी शो पे बुलाए थे, उन्होंने कहा आप ही आए, आप ही बात करें। वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हम इन्फोर्समेंट से 389 बिलियन ला के दिखाएंगे इस साल, जब हमें ये इजाजत दे दो कि एफबीआर के कमिश्नर के कहने पे मैं फरहान को जो है ना उठा के ले जाऊंगा, और अगर एफबीआर का कमिश्नर नहीं भी है तो मैं फरहान को उठा के ले लूंगा, बाद में इजाजत ले लूंगा। आज कोर्ट से इजाजत नहीं पड़ती है। तो इस पे वो कह रहे हैं कि हमें 400 अरब मिल जाएंगे, और अगर आपने ये नहीं किया तो हमें 400 अरब के नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। और अगर ये कर दिया तो एक तो चलो ये बात है कि डर लगेगा लोगों को, जेल जाने से कुछ कंप्लाइंस बेहतर होगी, लेकिन जहाँ एफबीआर वाले ने जहाँ पे अपना चाकू चलाना है, वो ऐसा चाकू चलाएगा कि आप अपनी जेब खाली कर देंगे। छोड़े, इस खौफ के मारे लोग भाग जाएंगे, ऑपरेट ही नहीं करेंगे, लोग इनफॉर्मल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो हमने की नहीं है कि इनफॉर्मेलिटी हमारे मुल्क में बहुत बड़ी है। मेरे ख्याल में हमें इस चीज पे 12.5% कैश इन सर्कुलेशन बढ़ गया। कैश इन सर्कुलेशन तो बढ़ गया है। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। आप सिगरेट पीते हैं? नहीं। अच्छा, मैं खैर ये गलती करता हूँ, और वैसे भी सिगरेट को देखता हूँ, तो सिगरेट जो है ना उस पे ड्यूटियां बहुत बढ़ गई हुई हैं। बिल्कुल ऐसा और होनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरे दोस्त वगैरह पीते तो मालब्रो का डब्बा जो पहले 500-600 का था वो 1000-1200 का हो गया। अच्छा, लेकिन सिगरेट स्मगल्ड वाला, लेकिन नहीं स्मगल्ड वाला नहीं, जो लोकल बनता है ना, वो मतलब गोल्ड लीफ का जो डब्बा है 500 रुपए का डब्बा है, तो उससे 400 से ऊपर टैक्स है। वाओ। और यहाँ पे बहुत सारा सिगरेट बिक रहा है, एक मिलानो है और बहुत सारे इलिसिट ब्रांड है जो टैक्स अवेट करते हैं 150 200। पाकिस्तान में सबसे कम जो स्मगल नहीं होता, इधर ही बनता है। अच्छा, इधर ही बनता है। एक तो स्मगल होता है ना, अच्छा स्मगल होने वाला सिगरेट फ्रेश नहीं होता, वो पीना भी नहीं चाहिए, पुराना होता है। ठीक है जी, वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं, सेहत के लिए तो खैर कोई सिगरेट ठीक नहीं है। टेस्ट मजा नहीं आता। ये वायरल हो जाएगा हमारा। वो मतलब मजा नहीं आता ना उसका, वो जो भी है। तो अगर आप वो यहाँ पे लोकल बन रहा है, वो फ्रेश भी है, टबैको भी फ्रेश है, और यहीं पे बन रहा है और रिटेल भी हो रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा। देयर आर 57 कंपनीज, उसमें से 2 कंपनीज 99% टैक्स की कंट्रीब्यूशन करती हैं। बाकी 55 में आपके सेनेटर भी बैठे हैं, आपके ये भी बैठे हैं, मर्दान के इधर उधर के, वो नहीं देते। तो अब उस पे इन्फोर्समेंट करें ना, ठीक है जी। अच्छा, आपने दूध पे टैक्स लगा दिया, जूसेस पे टैक्स लगा दिया, उस पे इन्फॉर्म। अब दूध का क्या हुआ, दूध पे टैक्स लगाया, वो खुला दूध महंगा हो गया,
जूसेस पे टैक्स लगाया तो 2 नंबर मार्केट में मतलब वो काउंटरफीट जूसेस आने लग गए, या वो एक जूसेस इनफॉर्मल मार्केट में आ गए जो टैक्स एवेड करने लग गए। आपको एक वाकया सुनाता तो हूं। ये इस तरह से जितने आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं उस तरह से इनफॉर्मल मार्केट बढ़ती जाती है और फॉर्मल श्रिंक होती जाती है। हमारे और आपके दोस्त हैं मिफ्ता भाई। हाँ, मिफ्ता भाई कैंडीलैंड के हाँ, कोकोमो और कैंडीलैंड के रूए रवा हैं। हाँ, तो उनसे तो ये बहुत सवा खैर। हाँ, उनका एक कंपेटिटर है, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, वो कंप्लीटली इनफॉर्मल है। हाँ, ठीक है। और उनके बारे में मशहूर है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी इंगेज करते हैं। जाहिर है पैसा इतना है। तो उनका जो पेमेंट्स होती हैं वो बोरियों में होती हैं। वाह। मतलब उनके जो डीलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो माल देते हैं और उठाते हैं, या इवन अगर वो किसी को इंगेज कर रहे होते हैं सेलिब्रिटी किसी चीज़ के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, तो उसमें लिटरली कैश पेमेंट हो रही होती है हर चीज़ की, कंप्लीटली कैश, नथिंग इज डन। एंड कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो कैंडीलैंड से भी बड़े हैं, और कैंडीलैंड बहुत बड़ा ऑपरेटर बहुत है। बड़ा है, मुझे नहीं पता कि बड़े हैं, क्योंकि पता ही नहीं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। खैर आपको भी शायद नाम तो आपको भी जहन में आ गया होगा। हाँ, बट अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि शायद वो उतने ही बड़े हैं या उससे बड़े हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। कैंडीलैंड क्या 150-200 अरब रुपए, इतना ही होगा, इतना ही है। हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, टॉफियां बेच रहा है और चिप्स बेच रहा है, और वो 150-200 अरब रुपए का प्लेयर है, और वो कंप्लीटली इनफॉर्मल है। और भी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी मिसालें मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है इसको आपको ठीक करना है। इसको ठीक किए बगैर आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती और टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हो सकती। और ये इस बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया और आपको? इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, इन्फोर्समेंट, गवर्नेंस, और दूसरे टैक्स रेट कम होना। तो इन्फोर्समेंट गवर्नेंस के बारे में आप शायद बेहतर बता देंगे, टैक्स रेट तो नहीं कम हो। तीसरी चीज भी चाहिए, हाँ, लेजिटिमेसी। वो गवर्नेंस के अंदर ही आ जाती है। गवर्नेंस के एंड जब आप किसी कौम की हैबिट्स बदलने की बात करते हैं तो यू नीड अ पॉपुलर गवर्नमेंट टू डू दैट। इज दैट नॉट ट्रू? हिस्ट्री तो यही बताती है, लॉजिक भी यही बताती है कि जब आप रैली करना होता है आपको लोगों को किसी एक कॉज की तरफ, तो आपको एक मकबूल हुकूमत चाहिए होती है। इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट जिसके पास, टू बी ऑनेस्ट, आई नो दिस इज नॉट द मैंडेट ऑफ आवर पॉडकास्ट, बट एवरीबॉडी नोज कि इनके पास एक लेजिटिमेट मैंडेट नहीं है। जैसे 98 के बाद हम पास सेंशन लगे थे, लोगों ने कहा था हम इंपोर्टेड चीजें जो है ना बाइकआउट कर देंगे जब हमने धमाके किए थे। अब ऐसे सेंटिमेंट तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन 2005 के जलजले के बाद बड़ा सेंटिमेंट चेंज हो गया था। मतलब एक मुल्क के अंदर एक नेशनल स्पिरिट थी, तो वो तो नहीं है। और ये मसला उसके बगैर देखिए ना, और वो ना आवाम, ना वो सड़क पे लोगों में, ना वो बिजनेस में है कि वो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और ना शायद वो खुद हुकूमत के अंदर है। तो मेरा ख्याल है फिर आप कोई टैक्स इन्फोर्समेंट की और कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। सो हम सब इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, और जो है स्क्रू और टाइट होता रहेगा। Where will that lead us? अब जरा थोड़ा सा डूम से लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, लेकिन नहीं, डूम से नहीं है हमारे। अगर ये इसी रफ्त, मतलब अगर 1.8, 1.9 या इवन 2% से भी इकोनॉमी बढ़ती रही, नहीं, अगले साल 2.5-3 बढ़ेगी, उससे अगले 2 साल शायद 4-5 बढ़ जाए, फिर उसके बाद वापस थोड़ी नीचे आ जाएगी। पता है कि हम एक साइकिल में चल रहे हैं, वही चलता रहेगा। तो ये विल कीप ऑन मडलिंग अराउंड। हाँ, तो मतलब बस चलते रहेंगे और बेआवाज रहेंगे, गुर्बत बढ़ती जाएगी, मिडिल क्लास कम होती रहेगी, और गरीब जो है वो पिसता रहेगा। अनफॉर्चुनेट है। आप देख लेना, आप इस वक्त अमीर और गरीब, और अमीर यार इस वक्त आप मिडिल क्लास तो खत्म हो गई। हम अगर मिडिल क्लास है, मैं और आप शायद हम नहीं मिडिल क्लास। वो अली हसनैन ने उस दिन कोट किया ना किसी को, कि वो किसी साहब ने, वो नजम अली हैं मुफाफ वाले, वो उन्होंने कहा मेरा ड्राइवर 80,000 कमाता है, तो वो 10 मिलियन वाला, 1 मिलियन वाला मिडिल क्लास। उसने अली ने बोला कि भाई मिडिल क्लास ही है वो आपका ड्राइवर, वो ये उससे पाकिस्तान की जो इनकम मिडिल क्लास है अकॉर्डिंग, चले वो एलीट के अंदर, हम जो एलीट के लोअर स्पेक्ट्रम में है, हमारे और हाई स्पेक्ट्रम में भी बहुत फर्क आ गया। इतना फर्क नहीं था पहले, इतना फर्क नहीं था। हम खत्म हो रहे हैं, हमारी बाइंग पावर खत्म हो रही है। हाँ, हमें और में इतना फर्क नहीं था, अब बहुत आ गया, अब बहुत फर्क आ गया। तो ये फर्क बढ़ते जाएंगे और उनकी तादाद कम होती जाएगी, सारी बात, and we'll be pushed down the ladder। सारी बात ऐसे ही होगा, अनलेस के हमको ठीक हो जाए। इस उम्मीद पे हम बंद कर देते हैं। ठीक होने के लिए, do you think, final question, for financial stability, can it come without political stability? I don't think so. Thank you very much, Adi. Always a pleasure. Thank you. For sure.